हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार फिर से एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया है कि मैं संविधान में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को गहराई से पढ़ा दूंगा, तो अभी हमारा केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका के तुलनात्मक अध्ययन का एक सीरीज चल रहा है और मैं पार्ट 2 में एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया हूँ और आज पार्ट 2 के अन्य चीज़ों को अपलोड करूँगा। और अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे और थोड़ा सा गौर से अगर आप क्लास को वीडियो को सुनेंगे, कंसंट्रेशन देंगे, तो मेरा बिलीव है कि हर बातें सुन के याद होगी और सभी महत्वपूर्ण और जटिल सवाल बनेंगे। अभी हम लोग केंद्रीय विधायिका के निम्न सदन और प्रांतीय विधायिका के निम्न सदन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है विधायिका के निम्न सदन, लोअर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव्स। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र की विधायिका अर्थात संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, जो केंद्रीय विधायिका का निम्न सदन है, और प्रांत की विधायिका के, राज्यों की विधायिका के निम्न सदन को विधान सभा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा और विधानसभा के रचना या बनावट या संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए कि जैसा कि आपके बोर्ड पर मुख्य पॉइंट लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विधायिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा की संरचना या स्ट्रक्चर का उल्लेख या गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, आर्टिकल 81 में है। और आर्टिकल 81 कहता है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, मैक्सिमम मेंबर 552 हो सकते हैं। और इनका जो इक्वेशन निर्धारित है, समीकरण निर्धारित है, वो है 530 + 20 + 2। और 530 सदस्य जो होते हैं ये विभिन्न राज्यों से, स्टेट से चुन के आते हैं, और 20 सदस्य जो होते हैं ये यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में आरंभ से ही लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीटों के नॉमिनेशन का प्रावधान था, नामांकन का प्रावधान था। अर्थात संविधान यह प्रावधान करता था कि राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम मैक्सिमम 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा। लेकिन ध्यान रखें कि अब यह प्रावधान खत्म हो चुका है और इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखें कि अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन के प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है और यह किया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। लेकिन यह इनैक्टेड हुआ, लागू हुआ 2020 से। तो वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन या नामांकन का प्रावधान समाप्त हो चुका है। आगे देखिए कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है वर्तमान में,
और 552 अधिकतम हो सकते हैं, ऐसा संविधान लिखता है। अब देखिए कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, याद रखें हमारे भारत में, आगे एक दिन बताऊंगा, बड़ा 5-7 मिनट में बहुत बढ़िया चीज़ बता दूंगा। हमारे भारत में मुख्य रूप से 8 जगह चुनाव होते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत और नगर पालिका। इनमें से 4 जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और 4 जगह अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं जब मतदाता डायरेक्टली अपने पब्लिक को इलेक्ट करती है, जैसे लोकसभा, जैसे विधानसभा, इस सब के इलेक्शन में हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं और अपने डायरेक्टली वोट करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटर्स जो हैं डायरेक्टली, जो आम वोटर्स हैं हमारे आपके जैसे मतदाता, डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, बल्कि हम लोग जिनको चुनते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को चुनते हैं लोकसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं हम लोग। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी भाग लेते हैं वे होते हैं जिनको हमने चुना है। तो जब डायरेक्टली हम अपने हाथ से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। और जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी को चुनते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। जैसे लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। और लोकसभा के निर्वाचन के लिए क्या किया जाता है कि पूरे देश को प्रांतीय आधार पर, स्टेट के लेवल पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रांतीय आधार पर कहने का अर्थ यह है कि कोई एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं होगा जिसका विस्तार 1 से अधिक राज्यों अर्थात 2 राज्यों में होगा। प्रत्येक राज्य को प्रांतीय आधार पर, इसलिए कहा जाता है कि प्रांतीय आधार पर विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रांतीय आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा लोकसभा के प्रतिनिधि चुन के आते हैं। अब देखिए कि लोकसभा में के सदस्यता के लिए जो हमारा संविधान निर्धारित करता है वो 2 योग्यता कॉमन है। एक भारत का नागरिक हो और दूसरा न्यूनतम आयु 25 वर्ष की हो। भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 25 वर्ष की हो, ये मुख्य योग्यता निर्धारित है। वैसे कुछ और योग्यताएं या अर्हताएं हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 2 योग्यता को याद रखें। जहां से हमारे प्रश्न आते हैं कि लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित है कि भारत का नागरिक हो, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर्स, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु हो। और लोकसभा में अभी वर्तमान में 2 समूहों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके अलावा अन्य किसी के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं है। हालांकि याद रखें महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण लंबे समय से प्रस्तावित है और हाल के दिनों में फिर इस बात की चर्चा हुई है कि भाई महिलाओं के लिए लोकसभा में 1/3 स्थानों का आरक्षण कर दिया जाए, लेकिन इस पर अभी व्यवस्थाएं नहीं बनी हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। अब लोकसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव के संदर्भ में एक बड़ा ही तकनीकी पूर्ण सवाल आता है और यह है कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, प्रांतीय प्रतिनिधित्व का आधार है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये कभी कभी पूछे जाते हैं लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण।
तो क्वेश्चन आता है कि प्रांतीय आधार पर जो सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, उनका आधार क्या है रिप्रेजेंटेशन का। तो रिप्रेजेंटेशन का आधार है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका सिंपल अर्थ है सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, यानी जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं उनमें जिनको सबसे अधिक मत मिलता है, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। तो जिनको सबसे अधिक मत मिलता है उन्हीं को चुन लिया जाता है। इसीलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को लोकप्रिय प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि याद रखेंगे कि प्रतिनिधि प्रत्याशी वही जीतते हैं जो लोकप्रिय होते हैं, लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं। तो साधारण बहुमत के आधार पर जो प्रत्याशियों का चुनाव होता है उसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी सिंपल मेजोरिटी सिस्टम इसको कहता है। ये तकनीकी चीज है, थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आगे देखिए कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन ध्यान रखें कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन कब से 5 वर्ष की गणना होगी। तो ध्यान रखें कि जिस दिन लोकसभा की पहली आधिकारिक बैठक फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग होती है, उस दिन से अगले 5 वर्ष तक के लिए लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है। तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल इसकी प्रथम आधिकारिक बैठक फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग से अगले 5 वर्षों तक होता है। और हमारा संविधान कहता है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, और भंग करने का आधार राष्ट्रपति को है। और हम लोग राष्ट्रपति में भी यह पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति का यह विधायी अधिकार है कि राष्ट्रपति अपने विधायी अधिकार के तहत लोकसभा संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। अब अगर आपके सामने यह सवाल आता है कि आखिर वह कौन सा आधार है जिस आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है, तो सिंपली एक ही बात याद रखें, और हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है यदि प्रधानमंत्री ने अनुशंसा किया हो, रिकमेंडेशन किया हो। अब ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री किस कंडीशन में रिकमेंडेशन करता है, इसके आधार अलग है। लेकिन जब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति किस ग्राउंड पर, किस आधार पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकता है, तो एकमात्र आधार इसका संविधान बताता है कि यदि प्रधानमंत्री ने अनुशंसा किया हो, रिकमेंड किया हो, तो राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, सकता है। संविधान ये नहीं लिखता है कि करेगा, अर्थात ये मैंडेटरी नहीं है। अर्थात प्रधानमंत्री ने अगर अनुशंसा कर दिया राष्ट्रपति को कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति भंग कर ही देगा। जनरली प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा तब की जाती है जब प्रधानमंत्री का बहुमत समाप्त हो जाता है और प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है प्रधानमंत्री को। जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, तो प्रधानमंत्री तो चाहेगा कि लोकसभा भंग हो जाए, फ्रेश इलेक्शन हो, हम भी भाग दें। इसलिए संविधान हर कॉर्नर से विचार करता है और कहता है कि यदि प्रधानमंत्री ने अनुशंसा कर दिया है तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, करेगा नहीं, अनिवार्य नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति के लिए यह मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, वह कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जनरली क्या होता है कि राष्ट्रपति को जब प्रधानमंत्री अनुशंसा करता है तो वो सारे ऑप्शंस को देख लेता है। अगर कोई दूसरा दल या विपक्षी दल सरकार बनाने में सक्षम है
तो उसको वो अवसर देता है। और जब देख लेता है कि कोई सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तब वह भंग कर देता है। तो सिंपली याद रखें कि जब यह हमारे सामने प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति किस कंडीशन में लोकसभा को भंग कर सकता है, तो एक ही मुद्दा, एक ही पॉइंट याद रखें कि यदि प्रधानमंत्री ने अनुशंसा किया हो। इसके बाद आगे देखें कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले खत्म हो सकता है, ये तो हम लोग समझ ही गए हैं। क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो सकता है? तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और संविधान लिखता है कि जब राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये हम लोगों ने राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार में पढ़ा है और संविधान लिखता है कि जब अनुच्छेद 352 अर्थात नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात लागू हो तो इस स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और 1-1 वर्ष करके जितना दिन जरूरी होगा बढ़ाया जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या जब राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हो तब भी लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, बढ़ाया जा सकता है। हमारा संविधान लिखता है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड हो, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और जब राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हो तो लोकसभा का कार्यकाल यदि नॉन इमरजेंसी पीरियड, जब इमरजेंसी नहीं हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, हम लोग बराबर इसकी चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो 3 वर्ष तक जद्दोजहद किया था संविधान बनाने के लिए, तो 1-1 मिनट का उन्होंने उपयोग किया और हर परिस्थिति पर गौर किया, गंभीरता से विचार किया। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात के अलावे भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता। इसका ज्वलंत उदाहरण अभी प्रस्तुत हुआ था कुछ समय पहले जब कोरोना महामारी आई थी। अब मान लीजिए कि देश में कोरोना महामारी हो और लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा हो, तो यहाँ चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता है और महामारी के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होगा ये संविधान कहता है नहीं। तो संविधान बड़ी स्मूथली और बड़ी बौद्धिकता से कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और जब राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हो और अन्य कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिनमें चुनाव कराना संभव नहीं हो तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आगे देखें कि लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है उसे लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं या अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं। और लोकसभा में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी होता है, अर्थात लोकसभा का प्रेजाइडिंग ऑफिसर अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसको अंग्रेजी में डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। और दोनों ही लोकसभा का सदस्य होता है और दोनों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अर्थात लोकसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी होता है और लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। कुछ ही ऐसा जगह है भारत में जहां संवैधानिक अधिकारी अपने जस्ट जूनियर को
जो पद सोपान में उनके ठीक जूनियर हैं उनको डिजिग्नेशन देता है। जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। और यदि अध्यक्ष ने अपने कर्तव्य का अनुपालन समुचित ढंग से नहीं किया है तो इनको पद से हटाए जाने का भी प्रावधान है। और संविधान लिखता है कि यदि अध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा के तत्कालीन उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाएगा। और यदि उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष के संदर्भ में भी यही है कि यदि उपाध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा के तत्कालीन उपस्थित सदस्यों ने अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया है तो इस आधार पर लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। और अध्यक्ष का मुख्य कार्य है सदन की कार्यवाही अर्थात लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करवाना और सदन में अनुशासन अर्थात मर्यादा को बनाए रखना। यह सबसे प्रमुख अधिकारी होता है अध्यक्ष। और जब अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो इसकी जगह उपाध्यक्ष इस कार्य को संपन्न करता है। तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष के अलावे एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं और दोनों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपते हैं। और अगर इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके बहुमत से लोकसभा के सदस्यों द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि जिस तरह से राष्ट्रपति के विरुद्ध जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो उससे 14 दिन पूर्व उनको सूचना दे दी जाती है, ठीक यही प्रावधान यहाँ भी है। जब लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाए तो उसके 14 दिन पूर्व इसकी सूचना इनको दी जाएगी। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या लोकसभा के अध्यक्ष को मताधिकार होता है? तो ध्यान रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष को साधारण मताधिकार नहीं होता। फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं कर सकते। एक ऐसा कंडीशन है जहां उनको मताधिकार होता है और वह कंडीशन है इन द केस ऑफ टाई अर्थात अगर किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर मतदान हो गया हो तो ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मताधिकार प्राप्त होता है। अर्थात अध्यक्ष को साधारण मताधिकार प्राप्त सामान्य मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। अध्यक्ष को केवल निर्णायक मताधिकार प्राप्त होता है तब जब किसी विधेयक पर टाई हो गया हो अर्थात पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर मतदान हुआ। तो ये लोकसभा की संरचना, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के पदाधिकारी। ठीक इसी तरह का प्रावधान हम लोग स्टेट में देखते हैं। तो आप स्टेट के बारे में देखते हैं, आप देख सकते हैं कि स्टेट के निम्न सदन को राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। इसकी रचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है और संविधान लिखता है कि किसी भी राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी। ध्यान रखें संविधान का अनुच्छेद 170 जिसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, यह कहता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम मिनिमम 60 होगी 60। लेकिन इसके अपवाद हैं। अब अपवाद ये हैं कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा गोवा के मामले में न्यूनतम सदस्य संख्या 30 होगी 30।
इसी तरह मिजोरम तथा नागालैंड के मामले में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी। तो सामान्यतया विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 मैक्सिमम और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 मिनिमम 60, लेकिन अपवाद हैं। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा गोवा के मामले में न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान 30 है और मिजोरम तथा नागालैंड के मामले में न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान 40 है। और यहाँ भी लोकसभा के ही समान, जिस तरह लोकसभा के लिए पूरे भारत को विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, वैसे ही विधानसभा के चुनाव के लिए राज्य को विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। और आप समझ चुके हैं कि जब जनता स्वयं अपने हाथों से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। और लोकसभा के ही समान विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से होता है और विधानसभा का भी कार्यकाल लोकसभा के ही समान 5 वर्षों का होता है। ठीक लोकसभा जैसा प्रावधान है, 5 वर्षों का होता है और 5 वर्ष से पहले इसे राज्यपाल भंग कर सकता है। और राज्यपाल के भंग करने का वही कंडीशन है जो आपने सेंट्रल में पढ़ा है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले प्रधानमंत्री की अनुशंसा के आधार पर भंग कर सकता है, ठीक इसी तरह से राज्य में विधानसभा को राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है और पूछे जाते हैं कि यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा को प्रधानमंत्री की अनुशंसा के आधार पर 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया है अथवा यदि राज्यपाल ने राज्य की विधानसभा को मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया है तो क्या इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तुम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, यहाँ देख लीजिए, कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। अर्थात यदि राष्ट्रपति ने 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग कर दिया है अथवा राज्यपाल ने 5 वर्ष से पहले विधानसभा को भंग कर दिया है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रावधान है। इसके बाद आगे देखें, बिल्कुल लोकसभा जैसा ही प्रावधान है। जिस तरह से राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक इसी तरह से राष्ट्रीय आपात की स्थिति में विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से राष्ट्रीय आपात जब नहीं लागू हो और अन्य कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें चुनाव कराना संभव नहीं हो तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 6 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक यही प्रावधान राज्य के विधानसभा में भी है और संविधान लिखता है कि यदि राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हो तो राज्यपाल विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल लोकसभा जैसा प्रावधान है। तो तुलनात्मक अध्ययन करने से कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर बन जाता है। ये पढ़ाई का अपना तरीका होता है कि आपने किस रूप में पढ़ा है ताकि कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ को गेन कर सकें। और हमने आपको पहले भी बता दिया है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं भी आपको लगे कि सर यहाँ ये कमी है, इसको ऐसे कर दिया जाए तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ा तो आप ही के लिए रहा हूँ। अगर इससे आपको लाभ ना मिले तो मेरी मेहनत तो बर्बाद चली जाएगी। इसलिए आप सभी से
निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी इस प्रकार के कमेंट को, सुधार से संबंधित कमेंट को, या जो भी कमेंट लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, आप जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब और लाइक तो करें ही करें, ताकि वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और देखिए कि लोकसभा में के कार्यकाल को बढ़ाने का जो प्रावधान है, सेम वही प्रावधान विधानसभा में है। जिस तरह से लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसी तरह से विधानसभा का भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, और इसे भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हिंदी में पीठासीन, पीठ पर आसीन, वो जो बड़ा गद्दी देखते हैं पीठ, लोकसभा में अध्यक्ष ही बैठते हैं, उनको पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, और ठीक लोकसभा के ही समान यहाँ भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही विधानसभा के सदस्य होते हैं। दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। दोनों एक दूसरे को संबोधित त्यागपत्र द्वारा, अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना अपना पद छोड़ते हैं, और दोनों को उसी तरह पद से हटाए जाने का प्रावधान है जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को है, और जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, हालांकि उपाध्यक्ष को डायरेक्टली नहीं, जब वो अध्यक्ष पद पर काम करते हैं, तो जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को साधारण मताधिकार नहीं है, निर्णायक मताधिकार है, ठीक इसी तरह से विधानसभा के भी सदस्य को, विधानसभा के भी अध्यक्ष को निर्णायक मताधिकार है। और जब किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मतदान हो गया हो, अर्थात टाई हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष को भी लोकसभा के अध्यक्ष के ही समान निर्णायक मताधिकार प्राप्त है। तो हम लोगों ने विधायिका के, केंद्र और राज्य की विधायिका के रचना का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा। इससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े सवाल हमसे बनेंगे, और फिर आगे के वीडियो में मैं आपके सामने अगला टॉपिक विधायिका से संबंधित अभी 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है। तो मैंने शुरू में ही कमिट किया कि इसमें मैं कोई कटौती नहीं करूंगा। तो मैं फिर कुछ समय के बाद आपके सामने अगली वीडियो लेकर के विधायिका से संबंधित उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।